क्या हो अगर कोई ये कहे कि कोई ट्रेडर 70% बार गलत फैसले ले सकता है। हम्म। मतलब उसकी भविष्यवाणियां लगातार फ्लॉप हो सकती हैं और फिर भी दिन के अंत में वो बाजार से एक बहुत बड़ा मुनाफा घर ले जा सकता है। पहली बार सुनने में तो ये किसी सस्ते जादुई दावे जैसा ही लगता है, या फिर कोई गणितीय धोखा। बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी विरोधाभास को डीकोड करने वाले हैं। आज हमारी टेबल पर फैक्ट यानी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर नाम के स्टॉक से जुड़े डेटा मौजूद हैं। हाँ, 2021 से लेके 2025 तक के ट्रेडिंग चार्ट्स और ऐतिहासिक डेटा। सही कहा। और साथ ही एक बेहद सटीक इम्बैलेंस आधारित इंट्राडे रणनीति के नोट्स भी हैं। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे चार्ट्स पर एक खास पैटर्न को पहचान कर और सबसे जरूरी हारने की कला सीखकर बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। मैं एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, इस रणनीति की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये चार्ट्स पर सिर्फ कुछ रंग बिरंगी लकीरें खींचने के बारे में नहीं है। मतलब जादुई इंडिकेटर्स के भरोसे बैठने वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब स्क्रीन पर दर्जनों इंडिकेटर्स लगाकर बाजार की भविष्यवाणी करना है। लेकिन जो डेटा आज हमारे सामने है वो विशुद्ध रूप से बाजार के मनोविज्ञान पर आधारित है। बड़े वित्तीय संस्थानों की चालों पर, है ना? हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है जोखिम प्रबंधन का वो कड़ा अनुशासन, जहां विन रेट यानी जीतने की दर को पूरी तरह से नकार दिया गया है। तो चलिए इस कहानी को उसकी जड़ से ही शुरू करते हैं। जीतने या हारने के गणित पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल बाजार में असली हलचल पैदा कौन करता है। हमारे नोट्स में एक शब्द बार बार उभर कर आ रहा है, इम्बैलेंस यानी असंतुलन। बहुत अहम शब्द है ये। और डेटा साफ दिखाता है कि ये असंतुलन हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स पैदा नहीं कर सकते। रणनीति का पूरा आधार इन बड़े खिलाड़ियों या अंतर संस्थागत निवेशकों के पदचिन्हों का पीछा करना है। सही बात है। जब मैं इसके ऐतिहासिक वॉल्यूम डेटा को देख रहा था तो बाजार के आकार में आया बदलाव सच में हैरान करने वाला था। क्या आंकड़े मिले आपको? देखिए, 2018-19 में जहां 50 लाख का वॉल्यूम ये बताने के लिए काफी था कि किसी स्टॉक में बड़े खिलाड़ी आ गए हैं, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 4 करोड़ हो गया। और 2025 आते आते तो ये 5 से 10 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब ये उछाल बहुत ही पागलपन वाला है। बिल्कुल। और ये वॉल्यूम का उछाल दरअसल बाजार की गहराई और उसमें आए नए पैसे का सीधा प्रमाण है। महामारी के बाद बाजार में जो तरलता आई है उसने पैमानों को पूरी तरह बदल दिया है। जब कोई बड़ी संस्था, चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हो या भारी भरकम विदेशी निवेशक, किसी स्टॉक में पैसा लगाती है तो वे चुपके से ऐसा नहीं कर सकती। जाहिर है उनका पैसा बहुत ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। उनका पैसा इतना विशाल होता है कि वो चार्ट्स पर एक गगनचुंबी इमारत जैसी वॉल्यूम बार के रूप में अपनी छाप छोड़ ही देता है। इसी बेतहाशा खरीद को हम इम्बैलेंस कहते हैं। मतलब जब बाजार में अचानक से मांग इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि बेचने वाले पूरी तरह गायब हो जाएं, तो कीमत एक झटके में ऊपर भागती है। हाँ, और इसी को पकड़ना हमारा लक्ष्य है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। मैं इसे थोड़ा और व्यावहारिक रूप देना चाहूंगा। बताइए। कल्पना कीजिए कि घना बर्फीला जंगल है। अगर वहां कोई खुद शिकार ढूंढने निकल पड़े तो खाली हाथ लौटने या खुद शिकार बन जाने का जोखिम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, भटके हुए ट्रेडर की तरह। हाँ, तो इसके बजाय वो व्यक्ति बर्फ पर छपे किसी बहुत बड़े भालू के ताजा पैरों के निशानों का पीछा करता है। बहुत शानदार एनालॉजी है। इस उदाहरण को अगर हम सीधे चार्ट पर उतारें तो वो बर्फ पर छपा भालू का ताजा निशान असल में 15 मिनट के चार्ट पर बनने वाली वो 10 करोड़ वॉल्यूम की विशाल हरी कैंडल है। संस्थागत निवेशकों के पास उस जंगल के नियम तय करने की ताकत होती है। छोटे ट्रेडर्स बाजार को हिला नहीं सकते। वे केवल इस बड़ी लहर के पीछे पीछे सुरक्षित दूरी बनाकर चल सकते हैं। तो वो भारी वॉल्यूम बार इस बात का पहला संकेत है कि बड़ा पैसा बाजार में उतर चुका है। एकदम सही। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अब जब चार्ट पर उन बड़े पैरों के निशान यानी भारी वॉल्यूम को ढूंढ लिया गया है तो तुरंत उस लहर पर सवार होने का मन करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। वही तो। हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही सख्त नियम बताती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल देखने के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। रणनीति कहती है कि इसके बाद विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया का इंतजार करना है, यानी छोटी लाल कैंडल्स और कम वॉल्यूम का, जो कमजोर विक्रेताओं को दर्शाते हैं। और इसके साथ ही एक ट्रेंड की शर्त भी है कि 10 EMA को 20 EMA से ऊपर
और 20 EMA को 50 EMA से ऊपर होना चाहिए। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। जो लोग दिन रात चार्ट्स नहीं घोरते, उनके लिए ये EMA असल में क्या बला है? EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसे बाजार की एक डायनामिक रबर बैंड की तरह समझा जा सकता है। ये पिछली कुछ कीमतों का एक औसत होता है, लेकिन ये ताज़ा कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। अच्छा, तो ये हालिया हलचल को ज्यादा वजन देता है। हाँ, तो जब 10 EMA यानी पिछले 10 सेशन का औसत 20 और 50 EMA से ऊपर होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक की ताज़ा रफ्तार उसकी ऐतिहासिक सुस्ती को पार कर चुकी है। मतलब स्टॉक एक मजबूत अप ट्रेंड में है। बिल्कुल। ठीक है, EMA का गणित तो साफ है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खटकता है मेरे दिमाग में। कैसा सवाल? अगर उस पहली बड़ी हरी कैंडल में साफ साफ दिख गया है कि बड़े खिलाड़ी आ गए हैं, ट्रेंड भी ऊपर है, तो कोई भी तुरंत एंट्री क्यों न ले ले? बहुत आम दुविधा है ये कमजोर विक्रेताओं के बाहर निकलने का इंतजार करना, क्या ये एक चलती ट्रेन को छोड़ देने जैसा नहीं है? ये डर तो बहुत स्वाभाविक है कि इंतजार करने के चक्कर में असल मुनाफा ही हाथ से निकल जाए। देखिए, ये जो मौका छूट जाने का डर है, जिसे अक्सर हम फोमो कहते हैं, वही वो जाल है जहां 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। सच में? हाँ, जब बड़ा पैसा बाजार में आता है और एक विशाल हरी कैंडल बनती है, तो उसके तुरंत बाद बाजार के मनोविज्ञान में एक भूचाल आता है। उस उछाल के बाद 2 तरह के रिटेलर सक्रिय होते हैं। वो कौन है? पहले वे जो डरे हुए हैं और सोचते हैं, अरे वाह, कीमत बहुत बढ़ गई, इससे पहले कि ये गिरे अपना छोटा सा मुनाफा बुक कर लो। हाँ, ये तो बहुत होता है। और दूसरे वे जो हमेशा बाजार के विपरीत चलते हैं, जिन्हें लगता है कि कीमत इतनी ऊपर आ गई है, अब तो इसे गिरना ही चाहिए, और वो उसे शॉर्ट करने यानी बेचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मूल रूप से वो जो छोटी छोटी लाल कैंडल्स का दौर आता है, वो असल में इन छोटे और डरे हुए खिलाड़ियों का बाहर निकलना है। एकदम सही पकड़े। और क्योंकि इन रिटेलर्स के पास संस्थाओं जितनी पूंजी नहीं होती, इसलिए उनकी यह बिक्री बहुत छोटी कैंडल्स और बहुत कम वॉल्यूम के साथ होती है। इसी को नोट्स में कमजोर विक्रेता या वीक सेलर्स कहा गया है। जी, हम इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सच में सामने कोई बड़ा विक्रेता खड़ा है जो कीमत को नीचे धकेल सकता है, एक टेस्ट की तरह। बिल्कुल। जब कीमत धीरे धीरे 10 EMA के पास आकर ठहरती है और सिर्फ कम वॉल्यूम वाली छोटी कैंडल्स बनती हैं, तो बाजार खुद को साबित कर देता है कि बेचने वालों में कोई दम नहीं बचा है, वे कमजोर हैं। ये बाजार के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन डिकोड है। मतलब बाजार को पहले खुद चीख कर ये कहने दो कि कोई बड़ा विक्रेता मौजूद नहीं है। सही कहा। लेकिन फिर हमारी एंट्री का सटीक कंफर्मेशन क्या है? हम घुसें कब? इसे स्रोत में बायस्टेंट कंफर्मेशन का नाम दिया गया है। वो क्या होता है? जब कीमत 10 या 20 EMA जैसे मजबूत स्तर के पास आराम कर रही होती है और वहां एक छोटी सेलर कैंडल बनती है, लेकिन ठीक उसके बाद उसी निचले स्तर से एक मजबूत बायर कैंडल उभर कर आती है और वो पिछली लाल कैंडल को ढक लेती है। एग्जैक्टली। ये खरीदारों की भारी जल्दबाजी को दर्शाता है। वे कीमत को उस स्तर से 1 इंच भी नीचे नहीं जाने देना चाहते। वाओ। इसके बाद जैसे ही हाई वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट होता है, वो उस बड़े भालू का दूसरा कदम होता है, और वही सबसे सुरक्षित एंट्री पॉइंट है। इस पूरी थ्योरी को अगर हम असल दुनिया के डेटा पर रखें तो फैक्ट स्टॉक के उदाहरण इसे बहुत जीवंत बना देते हैं। मेरे पास 29 नवंबर 2024 का एक बहुत ही शानदार चार्ट डेटा है। हाँ, उस दिन का मूव काफी दिलचस्प था। उस दिन फैक्ट में अचानक 10 करोड़ का भारी इम्बैलेंस वॉल्यूम दिखा। फिर वही हुआ जो अभी हमने चर्चा की। कीमत ने 10 EMA के पास कंसोलिडेशन किया, कमजोर विक्रेता बाहर निकले, और फिर जो ब्रेकआउट आया उसने 1.9 का अविश्वसनीय रिस्क रिवॉर्ड दिया। मतलब अगर किसी ने अपनी पूंजी का 1% दांव पर लगाया तो उसने 9% का मुनाफा कमाया। ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड का उदाहरण है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा 18 जून 2024 का है। उस दिन स्टॉक में 87 करोड़ का वॉल्यूम था। जरा सोचिए, 87 करोड़ शेयरों की लेन देन। 87 करोड़ का वॉल्यूम कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी मात्रा में पैसा दांव पर लगा था। बिल्कुल। उस दिन जिन छोटे ट्रेडर्स ने उस शुरुआती उछाल को देखकर शॉर्ट करने की गलती की होगी, वे पूरी तरह कुचले गए होंगे। पक्का कुचले गए होंगे। और जिन्होंने धैर्य रखकर 10 EMA के पास पुलबैक का इंतजार किया, उन्हें बहुत ही आसानी से 1.4 का स्पष्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। कौन सा हिस्सा? जब हम 1.4 या 1.9 रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो उसके पीछे एक ऐसा दर्शन काम कर रहा है
जो सामान्य इंसान की फितरत के बिल्कुल उलट है। ट्रेड फॉर लॉस। हाँ, ट्रेड फॉर लॉस यानी नुकसान के लिए ट्रेड करना। यह सुनने में कितना अटपटा लगता है कि कोई व्यक्ति बाजार में मुनाफे के लिए आता है लेकिन उसे नुकसान के लिए ट्रेड करना चाहिए। यही वो बिंदु है जहां एक शौकिया ट्रेडर और एक पेशेवर ट्रेडर का रास्ता अलग होता है। लॉस के लिए ट्रेड करना ही मुनाफे का असली रहस्य है। थोड़ा इसे और खोलिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चार्ट्स, ईएमए, वॉल्यूम, इन सब का काम सिर्फ और सिर्फ एक तार्किक एंट्री देना है। जैसे ही कोई ट्रेड में प्रवेश करता है, तकनीकी विश्लेषण का काम वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ट्रेड फॉर लॉस का मतलब है कि हर बार ट्रेड लेते समय दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संभवतः मुझे नुकसान होने वाला है और मैंने पहले ही तय कर लिया है कि वो नुकसान मेरी कुल पूंजी का सिर्फ 1% होगा। ये विन रेट यानी हर बार सही साबित होने के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। इंसान की फितरत है कि वो जब भी कोई अनुमान लगाता है तो वो चाहता है कि वो 100% सही हो। बिल्कुल। लेकिन इस रणनीति का डेटा चीख चीख कर कहता है कि हर बार सही होना एक भ्रम है। असली हकीकत सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड अनुपात है। अगर हम 1.4 का लक्ष्य रखते हैं तो इसका गणित सच में कमाल का है। जरा इस गणित को गहराई से देखें। मान लीजिए 1.4 के अनुपात के साथ 10 ट्रेड लिए गए। इसका मतलब है कि हारने पर 1 हिस्सा जाएगा और जीतने पर 4 हिस्से आएंगे। ठीक है। अगर 10 में से 8 बार फैसले पूरी तरह गलत साबित होते हैं, यानी हारने की दर 80% है, तो भी कुल 8 हिस्सों का नुकसान हुआ। 8 हिस्से गए। लेकिन जो 2 बार सही साबित हुए, वहां 4-4 यानी कुल 8 हिस्से वापस आ गए। अरे हाँ, मतलब इतनी भयानक विफलता के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस की रही। एग्जैक्टली। और इसका मतलब ये भी है कि अगर 10 में से केवल 3 ट्रेड पक्ष में जाते हैं और साथ में हार मिलती है, तब भी कुल मिला के 5 हिस्सों का एक ठोस मुनाफा हाथ में रहता है। हाँ, यही इस रणनीति की ताकत है। ये सच में एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट है। छोटी नुकसान को अपनी ट्रेडिंग की फीस या व्यापार की लागत मान लेना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन एक बार जब कोई ट्रेड में एंट्री ले लेता है तो भावनाएं बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। थोड़ा सा मुनाफा दिखाने के लोग उसे झपट कर भागना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसे में उस 1.4 के चमत्कारी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि बीच में तो बहुत डर लगता होगा। भावनाओं को बीच से हटाने के लिए ही स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के कड़े और मशीनी नियम बनाए गए हैं। इस रणनीति में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का एक स्पष्ट खाका है। वो क्या है? जब कोई ट्रेड 1.2 के मुनाफे पर पहुंच जाता है तो पहला नियम यह है कि अपना स्टॉप लॉस तुरंत उठाकर कॉस्ट यानी खरीद के दाम पर ले आएं। मतलब ब्रेक इवन पर। हाँ, अब उस ट्रेड में जोखिम शून्य हो गया है। अगर बाजार वहां से पलट भी जाए तो जेब से कुछ नहीं जाएगा। ये तो बहुत ही सुकून देने वाली स्थिति है। अब अगर जोखिम शून्य हो गया है तो मैं इस पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगा रहा हूं कि जब ट्रेड 1.3 पर पहुंचता होगा तो ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में खिसका देता होगा। बिल्कुल। ताकि अगर वहां से कोई अचानक क्रैश भी आए तो वो खाली हाथ न लौटे। आपका अनुमान एकदम सटीक है। 1.3 पर पहुंचने के बाद स्टॉप लॉस को 1.1 के मुनाफे पर ट्रेल कर दिया जाता है। वाह, मतलब अब एक हिस्से का मुनाफा तो पूरी तरह से लॉक हो चुका है। हाँ, बाजार चाहे जो कर ले वो मुनाफा छीना नहीं जा सकता। और अंततः जब कीमत 1.4 के लक्ष्य को छूती है तब बिना किसी लालच के, बिना कोई और उम्मीद पाले पूरा मुनाफा बुक कर लिया जाता है। क्या बात है। रिचर्ड डेनिस का ऐतिहासिक उदाहरण इसी अनुशासन को साबित करता है। उनकी सटीकता केवल 5% के आसपास थी। 95% बार वे गलत होते थे। सिर्फ 5%? हाँ, फिर भी उन्होंने करोड़ों कमाए क्योंकि वे हारते वक्त सिर्फ एक खरोच लेकर बाहर आते थे और जीतते वक्त पूरा पहाड़ घर ले जाते थे। ये 15 मिनट का इंट्राडे खेल और उसका कड़ा अनुशासन तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। हाँ। लेकिन यहाँ एक और तार्किक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या ये बड़े संस्थागत खिलाड़ी सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए ही बाजार में आते हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई 87 करोड़ का वॉल्यूम डाल रहा है तो निश्चित रूप से उनका नजरिया लंबा होगा। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। तो क्या इसी इम्बैलेंस पैटर्न को हफ्तों या महीनों के निवेश यानी स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पर लागू नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बड़े पैसे का असली खेल दरअसल बड़े टाइम फ्रेम पर ही खुलता है। अच्छा। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है
कि स्विंग या पोजिशनल रणनीति के लिए बस टाइम फ्रेम को बदलकर वीकली या मंथली कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर बाजार में बहुत सारे छोटे मोटे झटके या जिन्हें हम नॉइस कहते हैं वो होते हैं, इसलिए वहां सामान्य कैंडलस्टिक्स के बजाय हेकेन ऐशी कैंडल्स का उपयोग किया जाता है। मैं इसके बारे में पूछने वाला था, सामान्य कैंडल से काम क्यों नहीं चलता? हेकेन ऐशी में ऐसा क्या खास है जो इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर बनाता है? देखिए, सामान्य कैंडल्स हर छोटी बड़ी हलचल को दिखाती हैं। अगर बीच में एक भी लाल कैंडल आ गई तो एक लंबी अवधि का निवेशक डर कर समय से पहले बाहर निकल सकता है। हाँ, पैनिक में आके। हेकेन ऐशी एक जापानी तकनीक है जो पिछली कैंडल और मौजूदा कैंडल की कीमतों का औसत निकालकर चार्ट बनाती है। अच्छा, तो ये औसत दिखाती है। हाँ, ये आरी के दांतेदार किनारों को घिसकर चिकना करने जैसा है। ये बाजार के शोर को खत्म कर देती है और ट्रेंड को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है। मतलब बिना डरे ट्रेंड पर टिके रहने में मदद करती है। बिल्कुल। और इसके साथ ही बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड की दिशा कंफर्म करने के लिए सुपर ट्रेंड 1-1 जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े टाइम फ्रेम में जाने से सफलता की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां बड़े खिलाड़ियों के असली इरादे छुप नहीं पाते। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के टुकड़ों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ और शक्तिशाली हो जाती है। हाँ, ये एक पूरी यात्रा है। ये यात्रा एक विशाल वॉल्यूम बार को देखने से शुरू हुई थी, कमजोर हाथों के बाहर निकलने के इंतजार से गुजरी और अंततः एक मशीनी जोखिम प्रबंधन पर आकर टिकी। और नोट्स ने इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार निष्कर्ष भी दिया है। वो क्या है? निरंतरता प्लस पैटर्न का अभ्यास प्लस रिस्क रिवॉर्ड बराबर सफलता। क्या बात है। इस निष्कर्ष में अभ्यास यानी प्रैक्टिस वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? हम पुराने चार्ट्स पर बार बार जाकर इस पैटर्न का अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि लाइव बाजार में असली पैसा दांव पर होता है और वहां डर लगता है। बिल्कुल, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन जब कोई एक ही इम्बैलेंस पैटर्न को, उसी 10 EMA के पुलबैक को अतीत में 100 बार काम करते हुए देख लेता है, तो जब वो पैटर्न लाइव बाजार में सामने बनता है तो ट्रेड लेते वक्त हाथ कांपते नहीं है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। एग्जैक्टली। चार्ट सिर्फ उपकरण है, असली ताकत उस अनुशासन में है जो कहता है कि मैं बाजार को सिर्फ 1% जोखिम दूंगी, लेकिन लूंगी 4%। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि बाजार के पास आपको हराने का कोई हथियार नहीं बचता अगर आप अपनी हार की सीमा पहले ही तय कर लें। 100% सच है। आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया वो सिर्फ फैक्ट के स्टॉक या 15 मिनट की किसी ट्रेडिंग रणनीति तक सीमित नहीं है। आज हमने ट्रेडिंग के गणित के जरिए ये समझा कि कैसे हार को पहले से सीमित करके और सही होने पर अपनी जीत को कई गुना बढ़ा करके मात्र 30% सफलता दर के साथ भी बाजार की सबसे बड़ी बाजियां जीती जा सकती हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। तो इस अध्ययन को खत्म करने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, जरा इस विचार को अपनी जिंदगी के परिदृश्य में रखकर सोचिएगा। अगर हम ट्रेड फॉर लॉस की इस मानसिकता को, जहां हम अपनी छोटी गलतियों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, खराब फैसलों से जल्दी बाहर आ जाते हैं, बजाय उन्हें पकड़कर बैठे रहने के, अगर इसे हम अपने जीवन के बड़े फैसलों, अपने करियर के बदलावों या अपने रिश्तों में लागू करें तो क्या होगा? बहुत ही गहरा विचार है ये। क्या इस छोटी सी सोच से हमारी पूरी जिंदगी का रिस्क रिवॉर्ड अनुपात हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? सोचिएगा जरूर।